अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मलिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक ही प्लेटफॉर्म से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी वेबसाइट पर अभी तक विजिट नहीं किया है तो इसे फौरन से विजिट कीजिए, डेट इज www.vtutions.com। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पास पेपर्स। जो कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा क्वेरीज रहती हैं कि पास पेपर के क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आपके इवन पास पेपर के जो सॉल्व पास पेपर्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस इतने अच्छे तरीके से नहीं लिखे हुए होते कि आप उसको एग्जाम में आंसर करें। बहुत से क्वेश्चंस आपके गलत भी वहां पे मौजूद होते हैं और स्टूडेंट्स को ही आंसर लिख कर आ जाते हैं और उनके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और साथ साथ में मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा कि कौन से सवाल का किस तरीके से जवाब देना है। इसकी ये जो है ये पीपीटी प्रेजेंटेशंस है, तो इसके तमाम नोट जो हैं आपको हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। जो इसका लिंक है वेबसाइट का, हमारी डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, तो उस चीज को लेकर आप परेशान नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक से। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, दैट इज एबीसी। और उस सेक्शन ए जो होता है वो आपका एमसीक्यूज बेस्ड पार्ट होता है। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है। और इसके अंदर भी बेसिकली ये तभी आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर पाते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स को लेके, टॉपिक्स को लेके अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। तो आपको एमसीक्यूज की अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, आप आराम से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम इसको बहुत शॉर्टली डिस्कस करते हैं आपके साथ। जो सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है वो है कि सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट बिल ऑफ कमर्शियल बैंक्स एट, मतलब कि अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट कर रहा है तो वो किस रेट पे करेगा। हमारे पास ऑप्शन है कमीशन, प्रॉफिट रेट, एक्सचेंज रेट एंड द फोर्थ वन इज बैंक रेट। आपको मैंने पिछले टॉपिक पे भी समझाया था कि जो बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच का जो कनेक्शन होता है, जो उनके बीच में रेट एक्सचेंज होते हैं, वो बैंक रेट होता है। इट मीन्स कि कमर्शियल बैंक अगर आपसे कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो वो क्या होगा, वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है। ठीक है, जिस रेट पे वो आपके ऊपर पैसे वापसी ले रहा है, मतलब कि अगर आपको लोन दे रहा है तो वो लोन के ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। लेकिन यही अगर सेंट्रल बैंक अगर कमर्शियल बैंक से कोई रेट चार्ज कर रहा है तो उसको हम बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ वन इज द आंसर। उसके बाद हमारे पास एन इशूड चेक कैन नॉट बी एनकैश एट द काउंटर इज, कौन सा ऐसा चेक होता है जो कि अगर हम काउंटर पे लेके जाते हैं, कैश काउंटर पे, तो वो कैश नहीं होता है। मींस उसके रिटर्न हमें पैसे नहीं मिलते हैं। वो एंटरटेन होता है, मतलब वो एक्सेप्ट भी होता है, वो डिपॉजिट भी होता है, लेकिन उसकी जगह आपको कैश नहीं मिलता। तो आपको पता है वो कौन सा चेक है, डेट इज क्रॉस चेक, जो कि बेसिकली आपको सेफ्टी के लिए या आपको डायरेक्ट आपके बैंक में वो चेक डिपॉजिट करवाने के लिए एक चेक बनाया जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का चेक होता है जिसके हेड पे जो है टॉप कॉर्नर पे 2 पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं, जिसका जो ये इंडिकेट करती हैं कि ये चेक जो है ये क्रॉस चेक है और ये कैश नहीं हो सकता। थर्ड वन है हमारे पास, कमर्शियल बैंक डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन। आपको मैंने बताया था कि कितने किस्म के बैंक अकाउंट्स होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन फोर्थ वन जो कि मैंने आपको बताया था कि वो एब्सोल्यूट हो चुका है, अब वो प्रोसेस में नहीं है, अब उसका इस्तेमाल नहीं होता, उसको बैंक्स ने अब खत्म कर दिया है। तो हमारे पास 3 टाइप्स के मेन 3 टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं, करंट, सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। करंट अकाउंट जो होता है बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए बनाया जाता है, इसलिए इस पे हमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता। ठीक है, सेविंग और फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। करंट अकाउंट में इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली और इवन आरडी के हिसाब से इसके ऊपर ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब बैंक के पास पैसे होते हैं, बैंक उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था आपके पैसों को, क्योंकि आपकी इतनी फ्रीक्वेंटली तरीके से आपकी ट्रांजेक्शन हो रही होती है।
तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट आपको वो नहीं देता, सिर्फ आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट रेट आपको उसमें नहीं देगा, इवन वो चार्ज करता है लेकिन आपको इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट वो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन है कि द नेम ऑफ द बैंक रिटन इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन अ चेक इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया कि दो पैरेलल लाइंस अगर आपके टॉप कॉर्नर पे अगर बनाई जाती हैं तो हम उसको क्रॉस चेक कहते हैं। लेकिन अगर उस टू पैरेलल लाइंस के अंदर किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, ठीक है, अगर हबीब बैंक, फैसल बैंक, मीजान बैंक, कुछ भी अगर उस टू पैरेलल लाइंस के अंदर अगर किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो चेक है ये सिर्फ उस स्पेसिफिक बैंक में जाकर ही डिपॉजिट हो सकता है, उसके अलावा किसी और बैंक में जाके आप उसको डिपॉजिट नहीं करवा सकते। तो इस क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं हम? स्पेशल क्रॉसिंग, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल एक नाम लिखा गया। अगर वो ब्लैंक छोड़ दिया जाता तो वो उसको हम बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। उसके बाद है हमारा दीज आर नॉट द एंसेस्टर्स ऑफ अर्ली बैंक। आपको ये मालूम होगा क्योंकि बैंकिंग का जो बेसिक है वो इन तीन लोगों से ही मिलके बना है, क्योंकि बैंकिंग को इन्होंने ही तीन एंसेस्टर्स ने स्टार्ट किया था अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेकर। गोल्डस्मिथ, मर्चेंट और मनी लेंडर, ये तो आपको पता है कि थ्री एंसेस्टर्स है। तो जो इसके अलावा तीनों के अलावा जो भी फोर्थ वन नेम होगा वो ऑटोमेटिकली वो एंसेस्टर नहीं है, दैट इज इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट उस तरफ उस टाइम पे होते ही नहीं थे। इंडस्ट्रीज का उस टाइम पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था जिस टाइम पे बैंकिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया था। द होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट इज द प्रोमिसरी नोट बनाता कौन है, इसमें पूछा जा रहा है। तो आपको पता है प्रोमिसरी नोट वही बनाता है जिसने पैसे पे करने होते हैं, ठीक है। तो पे किसने करने होते हैं? पेई ने पैसे देने होते हैं। तो इट मीन्स कि ये प्रोमिसरी नोट बनाता भी पेई है, ठीक है। उसके बाद है एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड टू द बैंक। यहाँ पे बैंक की बात हो रही है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि बैंक को डिमांड करता है या ऑर्डर कर रहा था, यहाँ पे ऑर्डर भी अगर होता तो भी यही आंसर आता, चेक। क्योंकि बाकी जो हमारे पास है वो हम बैंक के जरिए नहीं कर रहे होते, वो हम डायरेक्ट अपने सेलर या बायर के साथ उसको कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और बैंक को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो द आंसर इज चेक। द डिफरेंस ऑफ टोटल इंपोर्ट एंड टोटल एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री। आपको मैंने बताया था कि सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें कोई और चीजों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, बेशक वो फॉरेन अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो भी वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा। अगर वो इसमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे या कुछ और एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होंगी जिसमें गुड्स मतलब कि कोई भी मर्चेंडाइजेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाएगा। तो सिर्फ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी तो वहां पे आप बैलेंस ऑफ ट्रेड का नाम लेंगे, ठीक है। तो सो द आंसर इज सी, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। द बैंक इश्यूज लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ। लेटर ऑफ क्रेडिट बनाता कौन है? वो बनाता है जिसने फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैंने चाइना से कुछ चीज मंगवानी है, तो मैं ही अपने बैंक में जाऊंगा और मैं अपने बैंक को एज अ गारंटर बनाऊंगा कि मुझे चाइना से कुछ चीजें मंगवानी है, तो इस बंदे को, चाइना के बंदे को गारंटी दो कि ये मुझे चीजें भेजेगा तो मैं इसको पैसे पे कर दूंगा तुम्हारे जरिए, मतलब बैंक के जरिए, इशुइंग बैंक के जरिए। तो बैंक जो है फिर उसके बाद उस चीज की गारंटी लेता है तो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करता है। तो बेसिकली कौन बनवा रहा है? मैं बना रहा हूँ पाकिस्तान में बैठ के, तो मैं इंपोर्टर हूँ जिसने वो चीजें मंगवानी है, ठीक है। तो इसको लेटर ऑफ क्रेडिट को बनाने वाला जो होता है वो इंपोर्टर होता है। द बैंक विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अंडर लेजिस्लेटिव असेंबली। जो कि लेजिस्लेटिव, जो कि गवर्नमेंट के लोग, पार्लियामेंट के लोग जो बैंक को बनाते हैं, वो उस बैंक को क्या कहा जाता है? स्टैट्यूटरी बैंक, जो कि बेसिकली हमारे बैंक के सेंट्रल बैंक को कहा जाता है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ऑल्ट्रेशन इन चेक विच मस्ट बी साइन बाय। अगर एक चेंजेस की जा रही है चेक के अंदर, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई नंबर्स की मिस्टेक हो सकती है, अगर कोई चेंजेस की जा रही है, डेट की चेंजेस हो सकती हैं, तो क्या होगा कि जब आप ऐसे ही ले जाएंगे बैंक में तो वो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है। तो अगर कोई ऑल्ट्रेशन अगर की गई है चेक में, तो अगर उसको एक्सेप्ट करवाना है तो जिसने चेक लिखा है वो अगर उस मिस्टेक के आगे साइन करता है तो ही वो एक्सेप्ट किया जाता है, वरना उस चेक को बाउंस कर दिया जाता है। इसलिए कि ये चेंजेस जो है किसी और ने की है, कंसिडर ऐसे किया जाता है, और इसकी वजह से बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि इसको दोबारा दूसरा चेक लेकर आइए, ठीक है।
क्रेडिट कंट्रोल इज अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ, क्रेडिट को कंट्रोल कौन कर रहा होता है कि मुल्क के जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको कौन संभाल रहा होगा। ऑफ कोर्स कोई ऐसी ऐसी पावर ही संभाली होगी जो कि पूरे मुल्क को संभाल रही है, पूरे मुल्क के क्रेडिट सिस्टम को संभाल रही होगी, तो वो है सेंट्रल बैंक, क्योंकि क्रेडिट का सारा काम जो होता है वो बैंकिंग सेक्टर्स के जरिए ही हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास 13 इज कमर्शियल बैंक ग्रांट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। अगर कमर्शियल बैंक ओवरड्राफ्ट होता है क्या है कि जब कोई भी इंसान अगर कोई पेमेंट कर रहा है, मैंने अपने इम्प्लॉयज को पेमेंट कर दी, 4 इम्प्लॉयज की तो पेमेंट हो गई, लेकिन जो 5वां बंदा था उसकी पेमेंट की बारी है, वो चेक लेके गया और पता चला कि मेरे अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं थे कि उसकी पेमेंट हो सके। तो बैंक क्या करेगा कि मुझे इन द फॉर्म ऑफ लोन जो है मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा और उस बंदे की पेमेंट कर देगा, और मुझे कहेगा कि आप हमें बाद में दीजिएगा क्योंकि आप हमेशा आपकी ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, आपकी पेमेंट्स आती रहती हैं, आप पैसे डिपॉजिट करवाते रहते हैं, तो हम आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हर बंदे को नहीं दी जा सकती, ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है, और वो उसमें भी उन लोगों को दी जाती है जिनकी कैश फ्लो काफी अच्छा है, मतलब वो बैंक में पैसे फ्रीक्वेंटली डलवाते रहते हैं, तो इसलिए बैंक को उन पर ट्रस्ट होता है कि ये बंदा पैसे दे देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास द प्राइस एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज सेंड टू अनदर। यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है कि अगर हम एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ प्राइस का कंपैरिजन कर रहे होंगे, कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं और डॉलर की बात करें कि डॉलर अगर कितने रुपए का है, पाकिस्तानी रुपीस कितने की है, तो जब हम ये कंपैरिजन कर रहे होंगे दोनों मुल्क की करेंसीज को, उनकी प्राइसेस को, तो उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद है अ नोटिस ऑफ डिसऑनर इज सर्व इन केस ऑफ। अच्छा, जब डिसऑनर का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि डिसऑनर वर्ड इज ओनली फॉर दिस चेक, तो आप इसको आंख बंद करके इसको चेक को टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है लास्ट वन इज एन इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन बाय अ बैंक ऑन इटसेल्फ। कौन सा इनमें से इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक खुद बनाता है, आप नहीं बनाते हैं। तो आपको पता है प्रॉमिसरी नोट भी पे ही बना रहा होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो ड्रॉर बना रहा होता है, और बॉन्ड पेबल भी जो कंपनीज वाले बना रहे होते हैं। एट द एंड हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है पे ऑर्डर, जो कि आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक ही उसको खुद बनाता है और दूसरे बैंक में ट्रांसफर करता है। ठीक है, सो ये था हमारा सेक्शन ए। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेक्शन बी। ठीक है, ओके। सेक्शन बी जो है ये आपको पता है कि 2021 का है, तो 2021 में आपका एग्जाम काफी छोटा आया था। ठीक है, तो आपने इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, ये सिर्फ आपके आंसर है, आपने फॉलो आज जो लेटेस्ट पैटर्न है दैट इज 22, आपने उस पैटर्न को फॉलो करना है, आपके एग्जाम उसके लिहाज से आएगा। ठीक है, तो 21 को आपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना है, इसके पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन बहुत कम होंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपका एग्जाम के मार्क्स भी कम थे, टाइम भी कम था, तो उसके अंदर फिर ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली थोड़े शॉर्ट थे, थोड़े डिफरेंट हटके थे। ठीक है, उस सबसे पहले हमारा सवाल है डिफाइन लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बनाया जाता है एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में, और किसके थ्रू बनाया जाता है? बैंक के जरिए बनाया जाता है, क्योंकि एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपस में मिल नहीं सकते। ठीक है, वो एक दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, एक दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, तो उनको बीच में ज्वाइन करने वाला एक थर्ड पार्टी होती है, डेट इज बैंक। और वो बैंक कौन सी कंपनी, कौन से मुल्क का होता है, कहाँ का होता है, जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट बनाता है जिस कंट्री में चीजें जानी है, मतलब कि इंपोर्टर का बैंक। जैसे कि मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया कि अगर मुझे चाइना से चीजें मंगवानी है, तो मैं मेरे मुल्क का मतलब पाकिस्तान का कोई बैंक होगा स्पेसिफिक जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करेगा, और चाइना के बंदे को ये गारंटी दिलाएगा कि आप चीजें इस बंदे को भेज दें, ये बंदा जो है ये सही है, मतलब कि ये क्लियर है, आप इसको चीजें भेजें, हम आपको पैसे आपके देंगे जब जैसी चीजें यहाँ पे आगे क्लियर रिसीव हो जाएंगी। इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि यहाँ पर जो बैंक का जो फंक्शन होता है ना, बैंक को सिर्फ एज अ गारंटर बनाया जाता है और एज अ डमी काम कर रहा होता है, इसके अंदर बैंक की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती कि मतलब वो अथॉरिटी सारी की सारी जो होता है इम्पोर्टर अपने हाथ में लेता है। ठीक है, वो
उस या एक्सपोर्टर इंपोर्टर ही अपनी अथॉरिटीज चला रहे होते हैं, बैंक का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बैंक को जिस तरीके से आप गाइड करेंगे बैंक उस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर यही रिवोकेबल होता तो उसके अंदर बैंक अपनी मर्जी चला रहा होता, बैंक अपने मुताबिक उसमें चेंजेस कर रहा होता, और बैंक का अगर दिल करता वो कहता कि भाई ये चीजें, उसको ये लगता कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये वैलिड नहीं है, तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता था। लेकिन यहाँ पर इररिवोकेबल में बैंक के पास ये इजाजत नहीं है। क्वेश्चन 2 है हमारा कि लिस्ट द काइंड्स ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, डिस्क्राइब सेंट्रल बैंक एंड सेविंग बैंक। क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ा करें कि इसने बोला है कि एंडलेस मतलब कि सिर्फ नाम बताएं काइंड्स ऑफ बैंक्स के। तो आपने सबसे पहले जितने भी काइंड्स ऑफ बैंक्स के उन सबको आपने एनालिस करना है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि सिर्फ सेंट्रल बैंक और सेविंग बैंक को आप सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, तो आपने सिर्फ उन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है। अगर वो कहता है कि डिस्क्राइब एनी वन या एनी टू, तो फिर आपकी मर्जी कि आप कोई से भी दो चूज करके उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबके बारे में शॉर्टली बता देता हूँ, तो उसके अंदर सेंट्रल बैंक और सेविंग बैंक भी कवर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि सारे बैंक कौन से होते हैं। तो अगर पेपर में कोई और भी बैंक के बारे में आएगा तो आपको उसके बारे में मालूम होगा। ठीक है, कमर्शियल बैंक आपको मालूम है कि कौन से बैंक होते हैं जो कि आपके डिपोजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और आपको इन रिटर्न जो है वो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कि हमारे मुल्क में सारे के सारे जहाँ पे भी आपके बड़ों के आपके बैंक अकाउंट, तो सारे के सारे आपके कमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो होता है वो मुल्क का एक बैंक होता है सिर्फ, जो कि तमाम मॉनेटरी पॉलिसीज को, आपके बैंकिंग सिस्टम्स को, आपके फाइनेंशियल सिस्टम या आपकी इकोनॉमी को जो कंट्रोल करने वाला बैंक होता है वो सेंट्रल बैंक कहलाता है। और हमारे मुल्क का सेंट्रल बैंक कौन सा है? द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इंडस्ट्रियल बैंक्स ये वो बैंक्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाए जाते हैं, कि उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं उनके इंडस्ट्रीज को चलाने में और उनकी प्रोसेस में उनकी हेल्प करने के लिए बैंक्स बनाए जाते हैं। ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं बनाए जाते, तो इसलिए ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स। एग्रीकल्चरल बैंक्स उनके नाम से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए, फार्मर्स के लिए ये बैंक्स होते हैं, और ये उसी चीज को मोटिवेट कर रहे होते हैं, उसी चीज को एनकरेज कर रहे होते हैं। अगर किसी फार्मर को अपने उस फसल को उगाने के लिए जिन चीजों की पैसों की जरूरत पड़ेगी, लोन की जरूरत पड़ेगी, जमीन खरीदने की जरूरत पड़ेगी, या मशीनरी या कोई भी चीजें, तो वो बैंक से कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो ये इनके लिए अलग से बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कमर्शियल बैंक भी आजकल ऑफर कर रहा है ये चीजें, लेकिन वो क्या कर रहा होगा कि वो थोड़े से हाई रेट पे कर रहे होते हैं। तो जो एग्रीकल्चरल बैंक जो कि स्पेसिफिक उसी चीज के लिए बनाए गए हैं, तो वो जो एग्रीकल्चरलिस्ट होगा वो ज्यादा प्रेफर करेगा कि वो एग्रीकल्चर बैंक के पास जाए एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक। उसके बाद हमारे पास सेविंग बैंक्स। ये सेविंग बैंक जो होते हैं ये आपके सेविंग्स को इनकरेज कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट आपको इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। ये इसमें आपके जो है छोटे मोटे इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज को क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि अगर आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क की ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या अगर आपको करेंसी एक्सचेंज की जरूरत है, ठीक है, जैसे मनी एक्सचेंजर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपने बैंक नहीं जाना तो आप मनी एक्सचेंजर के पास जाके अपने पैसों को एक्सचेंज करवा सकते हैं, और आपको वो कमर्शियल बैंक से थोड़ा बेहतर ही पैसे पैसे ज्यादा दे रहा होता है, आपको थोड़ा सा अच्छा रेट दे रहा होता है। तो आप कोशिश करते हैं कि हम मनी एक्सचेंजर के पास जाकर पैसों को एक्सचेंज करवाएं। उसके बाद मॉर्गेज बैंक्स होते हैं। ये मॉर्गेज बैंक्स का मतलब होता है कि आप लोन उन लोगों से, उन बैंक से जाके ले रहे हैं जो कि चीजें गिरवी रखते हैं। ठीक है, आपसे कोई इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं आपसे बहुत कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उस चीज के बदले में, लोन के बदले में। लेकिन क्या होता है कि वो आपसे एक चीज गिरवी भी रखवा लेते हैं, कि अगर कल को अगर आप लोन नहीं दे पाएंगे तो वो चीजें जो होगी वो बैंक की प्रॉपर्टी हो जाएगा, और बैंक उसको बेचकर अपने पैसे पूरे कर सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मालूम होना चाहिए डेफिनेशन की वो क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या किस लिए बनाया जाता है? कि ये आपके अब मुझे मिस्टर ए हूँ और मिस्टर बी को मुझे चीजें बेचनी है। ठीक है, लेकिन मिस्टर बी के पास पैसे नहीं है, वो कहते हैं कि आप जो है मुझे चीजें क्रेडिट पे बेचें, मतलब उधार पे बेचें। अब मैं मिस्टर बी को कहता हूँ कि ठीक है, क्योंकि आप हमारे से काफी ज्यादा परचेज कर रहे हैं, चीजें काफी लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, आप ये फला तारीख को मुझे
इतनी अमाउंट दे दीजिएगा। तो मैं उस पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा ताकि मेरे पास एक सबूत हो कि कल को कि इस बंदे ने मुझसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाया है और कल को ये मेरी पेमेंट मुझे देगा इस तारीख को। ठीक है, तो वो दोनों पार्टीज जो है उसको उस पर अग्री होती है, साइन होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो है वो जो कि जिस बंदे ने पैसे देने होते हैं उसके पास ये चीज बिल ऑफ एक्सचेंज में बन जाता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि प्रॉमिसरी नोट के अंदर होता ही है कि अब मुझे किसी बंदे से चीजें खरीदनी है, तो मैं उसको एक प्रॉमिसरी नोट मैं बनाऊंगा कि आप जो है मुझे फलान तारीख का टाइम दें, मैं इस फलान तारीख को आपकी पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे ये चीजें दे दें। ठीक है, तो मैं अगले बंदे को कन्वेंस कर रहा होगा, क्योंकि प्रॉमिस कर रहा होगा कि आप मुझे अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो आप मुझे ये चीजें भेजें, मैं इसको इस्तेमाल मतलब कि जैसे मुझे चीजें मिल जाएंगी मेरे पास पेमेंट आएगी, मैं आपकी पेमेंट आपको कर दूंगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये इस पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, मतलब कि मैं चीजें बेच रहा हूँ, मतलब मिस्टर ए चीजें बेच रहा है तो मिस्टर ए को ही बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है। लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर अगर मिस्टर ए की चीजें बिक रही हैं, लेकिन क्या होगा, मिस्टर बी जिसको चीजें मिल रही हैं वो यहाँ पर प्रॉमिस करेगा, वो एक रिक्वेस्ट कर रहा होगा मुझे, मिस्टर ए को, कि प्लीज मुझे चीजें भेज दें और मुझे ये क्रेडिट पे चीजें दे दें ताकि मैं आपको फला तारीख को ये पेमेंट कर सकूं। ठीक है, सो इसमें सिर्फ इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन बनाया दोनों परचेजेस के लिए है जाता है। जो इनमें कॉमन चीज है वो यही है कि दोनों चीजों की खरीदो फरोख्त के लिए ही किया जाता है कि जो चीजें क्रेडिट पे बेची गई हो। ठीक है, उसके बाद पार्टीज इन्वॉल्व, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज ज्यादातर ये होता है कि वो थर्ड पार्टी के पास ही जा रहा होता है। ठीक है, कि उसके अंदर ये होता है कि जिसके हाथ में एट द एंड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा सिर्फ वो ही उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को मतलब कि एनकैश कर सकता है, मतलब उसी को पैसे दिए जाएंगे जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज मौजूद होगा। ठीक है, तो लेकिन प्रॉमिसरी नोट के अंदर सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसी को पैसे दिए जाएंगे, मतलब उसके अंदर आगे पेई सिर्फ एक पेई और ड्रॉअर होता है। ठीक है, तो जब इसको टॉपिक डिस्कस डिटेल में करेंगे तो उसमें आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, वो हमारे लेक्चर्स में मौजूद है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिटेल में इनके टॉपिक्स मौजूद है, तो अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप वहाँ पे हमारे चैनल पे विजिट करके इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। बाकी एक्सेप्टेंस है कि एक्सेप्ट किया जाता है, दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी क्या होती है कि लाइबिलिटी बिल ऑफ एक्सचेंज में सेकेंडरी होती है, प्रॉमिसरी में प्राइमरी होती है, क्योंकि एट द एंड लाइबिलिटी होती है किसकी है, जिसने पैसे देने होते हैं। तो जिसने पैसे देने हैं वो प्राइमरी उसकी लाइबिलिटी होती है, जिसको पैसे मिलने हैं उसके ऊपर लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है, सेलर बनाता है, तो इसलिए सेलर को पैसे मिलने हैं, तो इसलिए उसके लिए लाइबिलिटी होगी सेकेंडरी होगी। और प्रॉमिसरी नोट बनाता कौन है, ड्रॉई बनाता है जिसने पेमेंट करनी है, तो इसकी लाइबिलिटी क्या होगी, सेकेंडरी होगी, प्राइमरी होगी। ठीक है, क्वेश्चन 4 है हमारे पास, डिफाइन सिक्योर एंड सिक्योर्ड लोन। ठीक है, आपने इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन बतानी है कि सिक्योर लोन्स कौन से होते हैं। सिक्योर लोन वो होते हैं जिनके इन रिटर्न आप जो है कुछ चीजें मोर्टगेज करते हैं, आपको कुछ चीजें गिरवी रखवाते हैं, गिरवी रखते हैं। ठीक है, फिर आप लोन देते हैं। ये सिक्योर लोन्स होते हैं कि कल को अगर वो बंदा आपके लोन्स को पे ऑफ नहीं करता है तो आप उसकी वो एसेट्स को बेचकर वो अपने पैसे जो है वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर आप सिर्फ गुडविल के बेसिस पे, उसकी इमेज के बेसिस पे आप जो है वो लोन देते हैं कि ये बंदा जो है ये बिजनेस अच्छा कर रहा है, इसकी इमेज भी अच्छी है, तो इसलिए मैं इसको लोन दे देता हूँ। ठीक है, तो इसके बेसिस, लेकिन ये अनसिक्योर होते हैं कि अगर वो बंदा लोन नहीं दे पाता तो बैंक उससे जाके रिकवर नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है, केस कर सकता है, उसको बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो ये सिक्योर्ड नहीं होता है एज कम्पेयर टू सिक्योर लोन्स। गिव 5 डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। इस नंबर को बहुत ज्यादा गौर से देखें कि अगर ये 5 कह रहा है तो आपने 5 लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लिख देते हैं या कुछ लोग 3 लिख देते हैं कि मुझे तो 3 ही आते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको मार्क्स फिर कम ही मिलेंगे। ठीक है, तो जो जितना आपको पॉइंट्स बोले गए हैं आपने उतने ही उसके पॉइंट्स लिखने हैं। कमर्शियल बैंक, आपको मालूम है कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, कंज्यूमर के लिए बनाए जाते हैं कमर्शियल बैंक, और कंज्यूमर के ही डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उनको ही लोन्स देता है। लेकिन सेंट्रल बैंक जो होता है ना तो वो कंज्यूमर के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, ना ही वो कंज्यूमर्स को लोन्स देता है। वो किनको लोन्स देता है, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को या डिफरेंट बैंक्स को जो कि बैंक से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देता है सेंट्रल बैंक। ठीक है,
सेंट्रल बैंक क्या, उसके बाद सेकंड वन इज सेंट्रल बैंक इशूज एंड कंट्रोल करेंसी। आपको पता है कि अगर करेंसी की बात, नोट की बात आती है तो वो कौन इशू कर रहा होता है? सेंट्रल बैंक कर रहा होता है। कमर्शियल बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है। कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो अपने अकाउंट होल्डर, शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उनको जवाबदेह होना है तो वो अपने अकाउंट होल्डर्स होंगे। लेकिन अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक को किनका जवाबदेह है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जवाब देगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कोई भी एट द एंड ऑफ द डे अगर रिपोर्ट बना के बतानी है तो गवर्नमेंट को बताने के हमारा बैंक किस तरीके से चल रहा है, क्या फंक्शन चल रहे हैं। उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू जनरेट प्रॉफिट। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स बनाए जाते हैं प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन सेंट्रल बैंक का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि तमाम कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, कि हमारे मुल्क के तमाम कमर्शियल बैंक जो है वो कंट्रोल रहे और लोगों का पैसा जो है वो महफूज रहे, इसलिए सेंट्रल बैंक को बनाया जाता है। While central banks are established through incorporation, इसको इनकॉर्पोरेशन के जरिए बनाया जाता है, मतलब जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस के जरिए चलता है। और सेंट्रल बैंक जो होता है वो उसको कौन मैनेज कर रहा होता है या उसको कौन बना रहा होता है? पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, मतलब कि एक रूल पास होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर उसको सेंट्रल बैंक को बनाया जाता है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, डिफाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मैंने आपको एमसीक्यूज में बताया था कि अगर हमारे मुल्क की हमारी करेंसी के जो प्राइस है वो दूसरे मुल्क की करेंसी के प्राइस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अगर हम एक दिरहम की बात करते हैं तो हमारे, अगर हम एक दिरहम लेकर पाकिस्तान आते हैं तो हमें उसके इन रिटर्न कितने पैसे मिलेंगे? 78 अराउंड। अराउंड आप इसको बोल सकते हैं 78 या 79, कोई भी इन दोनों में से एक अमाउंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यही अगर हम 100 दिरहम की बात करते हैं तो वो हमें कितने मिलेंगे? 7848। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट कर रहे हैं, किसकी वजह से हमारी प्राइस ऊपर या नीचे जा रही है, मतलब कि इतनी क्यों प्राइस ज्यादा बन रही है? मतलब सिर्फ एक दिरहम, वहां का समझे कि एक दिरहम है और यहाँ का 78 रुपीज है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस क्यों है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनको अफेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो वो सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट। अगर हमारे मुल्क में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, काफी ज्यादा महंगाई है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारा रेट जो है वो कम हो जाता है। हमारी प्राइस जो है, हमारी जो अमाउंट है, जो हमारी प्राइस की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट पे। तो इसकी वजह से जो होता है कि हम लोगों को चीजों को एक्सपेंस हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हम लोग बाहर की चीजों को खरीदना शुरू कर देंगे, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे मुल्कों पे। तो ऑटोमेटिकली उस हमारे मुल्क की जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाएगी। उसके बाद सेकंड वन इज करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर हमारे मुल्क में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मतलब हमारे मुल्क से चीजें बाहर कम जा रही हैं और सिर्फ बाहर की चीजें ही हमारे मुल्क में आ रही हैं, तो तब भी ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट शुरू हो जाता है। तो अगर इसको हमें मैनेज करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे मुल्क की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर हो रही होती है वो सियालकोट से हो रही है। ठीक है, स्पोर्ट्स की। तो अगर वो एक्सपोर्ट अगर हम रुक जाए, तो कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली उसका इकोनॉमी या उसका अफेक्ट डायरेक्ट होगा हमारे रेट ऑफ एक्सचेंज, हमारी करेंसी पे। ठीक है, अगर यही करेंसी जो है फिर हमारी और कम हो जाएगी और डॉलर के रेट और बढ़ जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स, अगर गवर्नमेंट जो है वो कर्जों में डूबी हुई है, कर्जे में डूबी हुई है, तो इसकी वजह से भी हमारे रेट ऑफ एक्सचेंज में अफेक्ट होगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर हमारे जो जो हम जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारे एक्सपोर्ट की प्राइस हमारे इंपोर्ट से कम है, तो तब जो है हमारे मुल्क की जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो प्राइस है वो मतलब हमारे जो करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम ऐसा करें कि हमारे जो प्राइसेस हैं, जो हमारी चीजें बाहर जो है बिके, वो महंगी बिके, ना कि सस्ती। अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि अपनी चीजें बाहर सस्ती बेच रहे हैं कि भाई कोई ना कोई तो ले लो, और वहां से बाहर से जो चीजें मंगवा रहे हो महंगी खरीद रहे हैं। जैसे कि अगर हम पेट्रोल अगर बाहर से मंगवा रहे हैं तो हम उसको अच्छी खासी प्राइस में मंगवा रहे हैं, लेकिन यही अगर हम यहाँ से कुछ चीज बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको सस्ते रेट में दे रहे हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे एक्सचेंज रेट पे अफेक्ट पड़ता है।
इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अगर हमारा मुल्क एक अच्छे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे चल रहा है, यहाँ पर एक अच्छा माहौल है, इन्फ्लेशन भी नहीं है इतनी, एम्प्लॉयमेंट रेट फुलफिल है, हर चीज अच्छी चल रही है, तो क्या होगा, हमारी वैल्यू जो होगी करेंसी की वो अच्छी हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और फिर क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट पे लोग हमारे पैसे करेंसी को खरीदना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग डॉलर्स खरीद रहे होते हैं, डॉलर इसलिए खरीद रहे होते हैं क्योंकि आपको पता है कि वहां की करेंसी दिन ब दिन बढ़ेगी, ना कि कम होगी। ठीक है, अगर डॉलर रेट कम होता है तो ऑटोमेटिकली उनको नुकसान होता है। ठीक है, हमें फायदा हो रहा होता है क्योंकि कि हम लोग चीजें सस्ती खरीद सकते हैं बाहर से। ठीक है, एज अ बायर अगर आप देखें। लेकिन अगर आप एज एन इन्वेस्टर देखते हैं, तो अगर उस करेंसी की वैल्यू कम होती है तो वो इन्वेस्टर के लिए नुकसान होता है। तो अगर मैंने डॉलर खरीदा हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा कि डॉलर की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती जाएं। ठीक है, और मुझे पता होगा कि जब ये ग्रोथ है इसकी करेंसी में, तो मैं उसको डॉलर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहूंगा। तो स्पेकुलेशन में भी यही होता है कि आप अगर उस कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो बिजनेसमैन इन्वेस्टर जो है आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वहां पर बिजनेसेस करना चाह रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर हमें फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 7, दैट इज एक्सप्लेन 5 C's ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। कि अगर कोई भी बैंक अगर आपको लोन देता है, तो वो 5 चीजों के ऊपर फोकस करता है आपको लोन देने से पहले। ठीक है, तो वो 5 C's क्या है? करेक्टर, कैपेसिटी, कोलेटरल, कैपिटल एंड कंडीशन। कोलेटरल को कॉमन सेंस भी कहा जाता है, बहुत सी नोट्स में जो है इसको कॉमन सेंस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर की बात करते हैं कि अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस इंसान के बारे में जानते हैं कि वो बंदा है कौन। ठीक है, कैसा है और उसके ताल्लुकात कैसे हैं बैंक से लेकर, हम उसके रेफरेंसेस, उससे रेफरेंस मांगते हैं। ठीक है, कि तुम अब कुछ लोगों का रेफरेंस दो। ठीक है, तो वो रेफरेंस देता है किसी बैंक का और किसी बिजनेस पर्सन का, ताकि फिर हम उससे पूछते हैं कि ये बंदा लेन देन में कैसा है। ठीक है, ये क्या लोन सही टाइम पे प्रोवाइड कर पे ऑफ कर देता है। तो फिर ये मालूम होने के बाद, कंफर्म होने के बाद, फिर हम दूसरी चीज पे जाते हैं, दैट इज कैपेसिटी। कि क्या ये बंदा कल को पैसे अदा कर सकता है। ठीक है, क्या इसके पास इतनी कैपेसिटी है, क्या ये इतना कमाता है कि ये मेरे पैसे कल को अदा कर सके। ठीक है, अ, कि मैं इसको जो लोन दे रहा हूँ, अगर मैं इसको 10,000 रुपए का लोन दे रहा हूँ, लेकिन इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। ठीक है, मैं इसको 10,000 रुपए का लोन नहीं, इसको 1,000 रुपए का लोन देना चाहिए था, लेकिन मैं इसको 10,000 रुपए का लोन दे रहा हूँ, तो ये चीज भी मुझे देखनी पड़ेगी। उसके बाद कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि बैंक जो है उसके साथ एक कॉमन सेंस, इसको कॉमन सेंस भी कहा जाता है, कि बैंक जो है उसको देखेगा कि अगर कि ये बंदा कुछ टर्म्स एंड, मतलब कि कुछ बैंक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके मुताबिक ये पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल। कि बैंक देखेगा कि इस बंदे के पास कैपिटल क्या है, जिस बंदे को मैं पैसे दे रहा हूँ उसके पास मौजूद क्या है, कि अगर कल को ये लोन नहीं दे पाता है, तो इसके पास कुछ चीजें हैं जिसको ये पे ऑफ करके पैसे दे सके। ठीक है, अगर एक बिजनेस मैन है, तो उसके बारे में वो मालूम करने की कोशिश करेगा कि यार ये तुम्हारा ऑफिस जो है ये रेंट पे ही अपना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीजें हैं तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी है, तो इस तरह की चीजें जो है वो बैंक मालूम करने की कोशिश करेगा, और इवन हो सकता है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपसे ले, जैसे कि कंडीशन में, कि अगर जैसे लास्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल उसको पता चल जाता है कि ये चीज लोन पे, ये आपके उधार मतलब कि ये रेंट पे है, ये अपनी है, तो वो कुछ कंडीशंस आपके ऊपर लगाता है कि आपको इस बेसिस पे मिलेगा कि आप जो है इसको इस टाइम इतने मतलब कि इतने रेट ऑफ एक्सचेंज पे आप, मतलब कि उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाएगा। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, कुछ रेफरेंसेस रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये कंडीशन के ऊपर आती हैं कि कौन कौन सी कंडीशन लगानी है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर बंदे के लिए सेम कंडीशन नहीं हो सकती है, हर बंदे के लिए वो डिफरेंट कंडीशंस लगाएगा, मतलब एक फिक्स जो है वो कंडीशंस नहीं हो सकती, क्योंकि हर बंदे का नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट होता है। किसी के लिए आप कंडीशंस कम लगाते हैं, कुछ अगर आप ज्यादा उन पे बिलीव है, उसकी उनकी गुडविल अच्छी है, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो आप उन पे कम कंडीशंस लगाते हैं। लेकिन जितना 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 न्यू बिजनेस पर्सन आपके पास लोन लेने के लिए आएगा, आप उस पर ज्यादा कंडीशंस लगाएंगे, उसके बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद है शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट अबाउट ई बैंकिंग एंड एनी थ्री ऑफ इट्स एडवांटेजेस। ऑनलाइन बैंकिंग, आपको पता है कि ऑनलाइन बैंकिंग का आजकल कितना ज्यादा ट्रेंड है और सबसे ज्यादा इसकी जो ज्यादा लोगों ने इसको इस्तेमाल किया वो कोविड के दौरान किया, और कोविड के दौरान ही लोगों को इसके इम्पोर्टेंस का मालूम हुआ कि आप किस तरीके से घर बैठे अपने ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी की नीड को फुलफिल कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, अब घर बैठे ही आप जो है अपने अकाउंट को देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में क्या चीजें हो रही हैं आपको, वरना आपको पहले बैंक जाना पड़ता था, फिर पता चलता था कि आपके बैंक में बैलेंस कितना है। अब आपको घर बैठे मालूम हो जाता है कि अगर बैंक ने टैक्स काटा है वो टैक्स कटा है, अगर कोई पेमेंट गलत हुई है तो वो पता चल जाता है कि ये पेमेंट कहाँ हुई है, किस टाइम पे हुई है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको घर बैठे मालूम हो जाती हैं। उसके बाद है डिफाइन चेक, राइट्स अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ चेक। चेक क्या होता है कि एक ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन जो कि आपको दिए जाता है पेमेंट के लिए। ठीक है, ये भी एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक फ्यूचर टाइम के लिए आपको दिया जाता है, क्योंकि जब आप कैश पे पेमेंट नहीं करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ चेक की, चेक की मतलब कि चेक की खसूसियात क्या होनी चाहिए, चेक कैसा होना चाहिए, एक एफिशिएंट या एक अच्छा चेक की क्या एसेंशियल्स हैं वो हम आपको बताते हैं। कि चेक जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि खुद लिखा हुआ होना चाहिए, ना कि प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर सिग्नेचर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अ चेक कैन बी ड्रॉन ऑन एनी बैंक, मतलब कि वो बैंक जो चेक है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंडीशन हो, वो किसी भी बैंक में एक्सेप्ट किया जा सके। जरूरी नहीं है कि अगर आपने चेक बनाया है तो वो सिर्फ मीजान बैंक के लिए ही इस्तेमाल हो, नहीं, वो जितने भी आपके पाकिस्तान में बैंक है वो कहीं पर भी इस्तेमाल हो सके। मतलब अगर वो अलग बात है कि आप उसमें क्रॉसिंग करते हैं, लेकिन क्रॉसिंग के लिए भी यू हैव एन ऑप्शन, राइट। अगर आपका अकाउंट अल-फलाह में है तो आपको बैंक अल-फलाह में है तो आप अ, मीज़ान बैंक वाले को भी पेमेंट कर सकते हैं, आप उसके एचबीएल में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप किसी भी बैंक में पाकिस्तान के आप पेमेंट को इन्वेस्ट कर मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू चेक। तो ये कंडीशन इसमें होनी चाहिए। उसके बाद है अ चेक इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट, ये एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर होता है। तो ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी कंडीशंस आप नहीं लगा सकते। उसके बाद है द चेक मस्ट बी एन इंस्ट्रक्शन टू पे जस्ट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। कोई भी चेक जो है वो कंसिडर नहीं होगा अगर उसमें पेमेंट के अलावा कोई इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कि इसका बैंक ओपन कर दें या ये पैसे ट्रांसफर, मतलब कि अदर देन आप पेमेंट, या अगर फॉर एग्जांपल पेमेंट के काम नहीं है, वहां पे कुछ और आपने इंफॉर्मेशन लिख दी है, आप कोई लेटर ऑफ क्रेडिट वाली इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की बातें कर रहे हैं, तो वो उनके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। ये सिर्फ पेमेंट के लिए किया जाता है कि जिस टाइम आप सोचते हैं कि अब इस बंदे को पेमेंट दे देनी है। ठीक है, तो वो उसके लिए आप चेक को बनाते हैं। उसके बाद है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग की जाती है कि अगर आप सिर्फ एक बंदे को सिर्फ एक चीज इस चीज से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो जब चेक लेके जाए बैंक में और उसका चेक जो है वो कैश नहीं होगा, वो बल्कि उस चेक को जो है वो सिर्फ अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता है, वो 24 आवर्स के बाद आपको वो चेक जो है आपके क्लियर होकर आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। स्पेशल क्रॉसिंग भी वही होता है, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं, आप स्पेसिफिक हो जाते हो और स्पेसिफिक हो जाते हो कि आप सिर्फ उसी जगह पे जाकर उस चेक को जो है वो एंटरटेन कर सकते हो, सिर्फ वहीं पर एक्सेप्ट होगा। अगर उसमें कुछ किसी बैंक का नाम मौजूद है, कि अगर ये एचबीएल में होगा तो आप एचबीएल की ही ब्रांचेस में जाके अपने चेक को सिर्फ डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर उसमें उस स्पेसिफिक पेई का नाम लिखा हुआ है, कि अकाउंट पेई का नाम लिखा हुआ है, कि फला मिस्टर अहमद का नाम लिखा हुआ है, तो सिर्फ मिस्टर अहमद के अलावा और कोई बंदा उस चेक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद है हमारे पास डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ बैंक फंड यूजेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिहाज से। इससे कोई ना कोई सवाल हर ईयर आता ही रहता है, या तो यूजेस आ जाते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ बैंक फंड्स आ जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है इस टॉपिक्स को। ठीक है, बैंक फंड्स आपको कहाँ से बैंक को ये कमर्शियल बैंक की बात हो रही है, तो बैंक फंड्स बेसिकली कमर्शियल बैंक को कहाँ से मिलते हैं, कमर्शियल आपको कॉमन पब्लिक से मिलते हैं, जो कि लोग आकर पैसे डिपॉजिट करवाते हैं आपके पास,
और वो पैसे जो है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी मौजूद होते हैं। आप उन पैसों को आपने क्या करना है वो ही प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात की जा रही है कि जब आपने पैसों को इस्तेमाल करने से मतलब यूज करने से पहले किन चीजों का ख्याल रखना है, ये उन प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले सेफ्टी, आपने उन पैसों की हिफाजत रखनी करनी है क्योंकि वो पैसे जो है आपके पास कस्टमर की तरफ से एक उधार दिया गया, आपके पास एक अमानत रखवाई गई है कि आप उन पैसों को वक्त आने पर उनको आप उनको अदा करेंगे, उनके वापस करेंगे पैसे। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप उन पैसों को आगे इन्वेस्ट करें, जाहिर सी बात है कि कमर्शियल बैंक उन पैसों को लेकर सिर्फ बैठा नहीं रहेगा, उसको आगे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो उस पैसे से पैसा बना सके। तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि वो उन पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे जो कि अगर कल को उसको पैसों की जरूरत पड़े तो वो फौरन से उन पैसों को कैश में ट्रांसफर कर सके। जैसे कि अगर हम शेयर बॉन्ड्स वगैरह में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप फौरन से उसको कैश करवा सकते हैं। लेकिन ये कि अगर बिल्डिंग लैंड फर्नीचर में पैसे लगा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर हम उसको बेचते हैं तो इट टेक्स टाइम, वो फिक्स एसेट्स होते हैं, तो फिक्स एसेट्स पे पैसे इतने इन्वेस्ट ना किए जाएं। ठीक है, एज एन इन्वेस्टमेंट ना किया जाए। ठीक है, उसको यूज के लिए जाहिर सी बात है कि वो नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि वो प्रॉफिटेबल यूजेस में उसको पैसों को इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिटी मींस कि बैंक जो है सिर्फ एक ही बिजनेस पे पैसों को इन्वेस्ट ना करे, वो कोशिश करे कि डिफरेंट डिफरेंट वेंचर्स पे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे बिजनेसेस पे पैसों को इन्वेस्ट करे ताकि तमाम अगर एक बंदा नुकसान में जाए तो बाकी बाकी लोग फिर भी प्रॉफिट में मौजूद हो। ये ना हो कि आपने सारे के सारे पैसे एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दिए और उस बंदे को लॉस हो गया तो आपके सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी बेसिकली सॉर्ट ऑफ सेम ही होता है कि अगर आप उन बिजनेसेस पे पैसे इन्वेस्ट करें जो कि स्टेबल हो, जो कि प्रॉफिटेबल हो, ताकि कल को आपको पैसे उनसे डबल ट्रिपल इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट मिल सके इंटरेस्ट रेट में, या अगर आपने उनको लोन दिया हुआ है तो आप उन या आपने उनके शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, आपको डिविडेंड मिल रहा है या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पहले सोचनी पड़ेंगी। Describe the various causes of dishonoring of a check by bank. चेक जो होता है वो किस बेसिस पे जो है वो डिसऑनर हो जाता है। नंबर वन है हमारे पास इनसफिशिएंट, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है इतने और आपने चेक बना के दे दिया तो जो वो बंदा वहां जाएगा उसको मालूम पड़ेगा कि आपके तो अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो बैंक जो चेक जो है वो बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। अगर पेमेंट पेमेंट करने के बाद वो बंदा वहां जाता है, वो एक हफ्ते बाद जाता है और इस दौरान जो है उस बंदे की डेथ हो जाती है, या इंसैनिटी का मतलब ये होता है कि अगर वो बंदा कोई दिमागी तवाजुन उसका खो जाता है या वो पागल हो जाता है, कोई भी ऐसा मसला मसाइल हो जाता है कि जिसकी वजह से वो अपने सेंसेस में नहीं है कि अब उसका अकाउंट आके कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो इस बेसिस पे भी उस बंदे का चेक जो है वो बाउंस हो जाएगा। डिफरेंस इज सिग्नेचर, ये बहुत मोस्ट कॉमन चीज है कि सिग्नेचर में मसला आता है। हर लोगों ने दो दो तीन तीन सिग्नेचर रखे हुए होते हैं। ठीक है, कि बैंक अकाउंट के लिए अलग और बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए अलग। तो अगर वो जो चेक का जो साइन था उसकी जगह उसने बिजनेस ट्रांजेक्शन वाला जो कि अपने बिजनेस में इस्तेमाल करता है वो वाला चेक कर दिया और वहां जाके उनके पास अपने मौजूद उनके रिकॉर्ड में मौजूद होते हैं सिग्नेचर, तो अगर सिग्नेचर में डिफरेंस होता है तो उस बेसिस पे भी वो चेक जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। बैंकरप्ट के का मतलब ये होता है कि अगर इनसफिशिएंट फंड का ये मतलब होता है कि उसके पास स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन बैंकरप्ट का ये मतलब होता है कि वो बंदा जो है उसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया है और वो बैंकरप्ट हो गया है, उसके पास एक रुपया भी नहीं है और उसको गवर्नमेंट जो होती है वो ही कोर्ट जो है वो उसको बोल देती है कि ये बंदा बैंक करप्ट है, इसके पास ये लोन्स में डूबा हुआ है, तो अब इसके पास कोई भी पैसे नहीं है और ये डलवा भी नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद है फ्रोजन फ्रोजन अकाउंट और गार्निशी ऑर्डर। ये ज्यादातर तब होता है कि जब कोई बंदा जो है कोई किसी के उस बंदे के खिलाफ कोई केस कर देता है और फिर क्या होता है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है या वो किसी करप्शन के केस में डिफरेंट डिफरेंट केसेस में फंसा है, तो उसकी वजह से बैंक गवर्नमेंट जो होती है उसको ऑर्डर होता है कि इस फलां बनने के जो तमाम अकाउंट्स हैं इनको फ्रीज कर दिया जाए या रोक दिया जाए। और उसके बाद है व्हेन देयर इज एन ऑल्ट्रेशन, अगर चेक में कुछ चेंजेस की जा रही हैं तो उस बेसिस पे भी चेक को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है कि अगर फॉर फ्यूचर डेट के लिए कोई चेक दिया गया हो। ठीक है, स्टेल चेक का मतलब ये होता है कि अगर एक चेक आपको आज दिया गया है तो वो 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो चेक जो है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आप 6 मंथ्स के बाद लेके जाएंगे तो वो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाएगा। डिफरेंस इज एन अमाउंट, आपको पता है कि चेक में दो दो अमाउंट्स होती हैं।
एक आपको फिगर्स में लिखना होता है, एक वर्ड्स में लिखना होता है। अगर दोनों में डिफरेंस है, मतलब कि ज्यादातर लोग जीरो ज्यादा एक्स्ट्रा डाल देते हैं और अमाउंट कम लिखी हुई है, तो इस बेसिस पे भी आपका जो है चेक वो डिसऑनर हो जाता है। ड्रॉर्स काउंटरमैंड का मतलब ये होता है कि अगर आप उस बंदे ने आपको चेक तो दे दिया, लेकिन जैसे ही आप ब्रांच में पहुंचे पीछे से कॉल आ गई उस बंदे की कि इस बंदे को चेक की पेमेंट मत करना क्योंकि मेरा माइंड चेंज हो गया है, मैं इसके साथ पेमेंट नहीं करना चाह रहा इसको। उसके बाद है फॉल्स सिग्नेचर, कि अगर बैंक ये उसको ये लगता है कि ये बंदा फ्रॉड है, ये सस्पिशियस लग रहा है, तो इस बेसिस पे भी वो बैंक जो है उसको चेक को जो है वो डिसऑनर कर देता है। एनेमली इन चेक का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल चेक अपनी असल हालत में नहीं है, वो डैमेज हुआ है, खराब हुआ है, धुल गया है, जैसे कि लोगों की पॉकेट में पड़ा रह जाता है वो धुल गया है, तो इस बेसिस पे भी वो जो है वो डिसऑनर हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद है क्रेडिट कंट्रोल का, ये आपको पता है कि मेथड किसके होते हैं, सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है। सेंट्रल बैंक किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल कर रहा होता है मुल्क के, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं, एक होते हैं जनरल और एक होते हैं सेलेक्टिव। जनरल में कौन सा आता है कि हमारे पास बैंक रेट पॉलिसी के किस रेट पे जो है वो हमारे जो कमर्शियल बैंक से वो लोन ले रहा है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक को जो है वो लोन की जरूरत है, तो वो किससे लोन लेगा, वो कमर्शियल बैंक से लोन लेगा, और कमर्शियल बैंक उसको लोन किस बेसिस पे देगा, बैंक रेट पे देगा। उसके बाद है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल बैंक है अगर वो क्रेडिट को एनकरेज करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, बोलता है कि हाँ लोगों को लोन दो, क्रेडिट दो, तो वो क्या करेगा कि अपने जो शेयर्स हैं, अपने जो गवर्नमेंट के अपने शेयर्स होते हैं, तो वो क्या करेगा, मार्केट से खरीदना शुरू कर देगा, ठीक है, परचेज करना शुरू कर देगा। और अगर वो क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, क्रेडिट को बंद करना चाह रहा होता है, तो वो अपने जो बॉन्ड्स हैं, जो अपने शेयर्स हैं, उनको वो बेचना शुरू कर देता है। चेंज इन द रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि अगर रिजर्व, आपको पता है कि हर बैंक को सेंट्रल बैंक के पास पैसे रिजर्व एज अ रिजर्व रखने पड़ते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कमर्शियल बैंक जो है वो उसको सेंट्रल बैंक कहता है कमर्शियल बैंक को कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन दें, तो क्रेडिट दें, तो फिर कमर्शियल बैंक का आंसर होता है कि आप तो मुझसे सारी की सारी अमाउंट तो आप मेरे पास रख लेते हैं, तो इस बेसिस पे सेंट्रल बैंक बोलेगा कि आप हमारे पास कम अमाउंट रखवाएं लेकिन लोगों को आप ज्यादा लोन दें। ठीक है, तो ये इस बेसिस पे होता है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब कोई मुल्क के हंगामी हालात होते हैं, इकोनॉमी कोलैब कर रही है और अच्छी हालात में नहीं है, तो इसकी वजह से क्या करती है मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है वो तमाम कमर्शियल बैंक्स के ऊपर लिमिट रख देता है कि आप इससे ज्यादा क्रेडिट लोगों को नहीं दे सकते। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास सेलेक्टिव और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंदर है सबसे पहले मॉरल परसुएशन, कि आप कमर्शियल बैंक्स को जो है वो मोरली सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके तमाम फंक्शंस के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर आपने नजर रखी हुई होती है। डायरेक्ट एक्शन के अंदर ये होता है कि अगर कमर्शियल बैंक आपके ऑर्डर्स पे नहीं चल रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक उनके खिलाफ जो है वो केस कर सकता है, उनके तमाम फंक्शंस को रोक सकता है, उनके रीडिस्काउंटिंग का जो ऑप्शन होता है उसको भी वो रोक सकता है, जो कि कमर्शियल बैंक के लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उसके बाद है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का आपको पता है कि सेंट्रल बैंक तमाम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक के साथ शेयर करता रहता है, तो इस चीज का काफी ज्यादा लोगों को डर रहता है कमर्शियल बैंक को कि कहीं हम लोग बैंकरप्ट ना हो जाए या कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो कि सेंट्रल बैंक को प्रॉब्लम हो और वो हमारे पब्लिश कर दे और हमारी कोई भी बुरी बात जो है वो लोगों तक पहुंचा दे। अगर बुरी बात लोगों तक पहुंचाएगा तो ऑटोमेटिकली उस बैंक का जो इमेज है वो लोगों की नजर में खराब हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक 2018 के पास पेपर का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि इसको आसान से आसान अल्फाज में इस्तेमाल कर आपको समझा सकूं। आप नोट्स को जो है हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, यहाँ पर आकर हम हमसे 101 सवाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।